नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू जी। क्या आज क्या टॉपिक है? किस विषय पे आप चर्चा करने वाली हैं और अपने दर्शकों को क्या संदेश और किस तरीके की चीजों से उनको रूबरू कराना चाहती हैं? सर, आज मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि हमारे बिल्कुल पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो खलबली मची हुई है, इमरान खान जिंदा है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। और अब तो खबरें ये आ रही हैं कि मंगलवार के दिन पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। वो अडियाला जेल जो है, जहां पर इमरान खान को रखा गया है, सुना है उसे तोड़ने की कोशिश में है इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए अंजू जी, एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि आज की डेट में पाकिस्तान का जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है वो इमरान खान है। ये चीज उनके इलेक्शन में भी उभर के आई थी। और देखिए इलेक्शन उन्होंने किस हिसाब से लड़ा था। तहरीक इंसाफ पार्टी को जो था उनका सिंबल ले लिया गया था, उनके लीडर्स को जेल में डाला गया था, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट लड़े और सबसे बड़ी पार्टी बन के आए। लेकिन उनको सत्ता से बाहर रखा, उनको नेता को जेल में डाल दिया गया। तो आज भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। एक चीज तो मानना पड़ेगा, उनका जो जनमानस से कनेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। इसी के तहत देखिए खैबर पख्तूनख्वा स्टेट में उनकी तहरीक इंसाफ पार्टी की सरकार है। और उनके चीफ मिनिस्टर ने पहले भी बोला था कि अगर इमरान खान को जेल से नहीं छोड़ा गया तो वो जेल तोड़ के उनको ले आएंगे। और आज की डेट में जिस तरीके से पाकिस्तान में माहौल है, चारों स्टेट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और साथ में इमरान खान का ये इशू कि उसके बारे में पता नहीं लग रहा है। पिछले 3 महीने से उनके कोई लाइव वीडियो नहीं आए, कोई ऐसी मिसाल नहीं है जिससे कि ये कहा जा सके कि वो जिंदा है, सुरक्षित है, उनकी सेहत ठीक है। तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। और अफगानिस्तान के मीडिया ने, जैसा सबको मालूम है, एक रिपोर्ट जारी की जिसके तहत बोला गया कि इमरान खान जिंदा नहीं है, जिसकी आशंकाएं जताई जा रही हैं। उनकी बहनों ने भी बोला है कि अगर पाकिस्तान का जो मोस्ट पॉपुलर लीडर अगर वो जिंदा नहीं है तो पाकिस्तान में का कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं होगा। वहां बहुत बड़ा टर्मोइल या गृह युद्ध की स्थिति में जाता जा रहा है। लेकिन एक संशय का विषय है, अगर इमरान खान सुरक्षित हैं तो उनका वीडियो आना चाहिए, उनको मीडिया के सामने लाना चाहिए, या उनकी कोई क्लिपिंग सरकारी विज्ञप्ति द्वारा जारी की जानी चाहिए, जिससे कि इस तरीके की अनसर्टेनिटी को फुल स्टॉप लगाया जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्या उनकी तबीयत खराब है? क्या उनको मीडिया के सामने लाने से रोका जा रहा है? क्या वो उनको एलिमिनेट कर दिया गया है? ये भी हो सकता है कि इस तरीके के माहौल इस बना के अब आगे आने वाले दिनों में उनको कहीं ना एलिमिनेट कर दिया जाए। तो कई सारी पॉसिबिलिटी है जिसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिए वहां की सरकार को आगे आना पड़ेगा। देखिए इतना बड़ा हुजूम अडियाला जेल और रावलपिंडी के पास जब इकट्ठा होगा, जब जेल तोड़ने की बात होगी, जब तहरीक इंसाफ पार्टी के लोग सड़कों पे होंगे, जब उनकी जो बेटा है इमरान खान का, उनकी जो बहनों हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को सीधा सीधा चैलेंज किया है, तो कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि क्या बात है, क्यों नहीं सरकार इसके बारे में अपनी विज्ञप्ति जारी कर रही, क्यों नहीं उसके बारे में उनका चाहे हेल्थ बुलेटिन हो, चाहे उनको मीडिया में लाना पड़े, चाहे उनके प्रेस रिलीज देना पड़े, कुछ ना कुछ तो आपको अपने जनमानस के लिए एविडेंस देना पड़ेगा। पाकिस्तान देखिए एक ऐसा देश है जो अपने लोगों की ही नहीं सुनता है। अपने इसमें तो हिंदुस्तान का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान ने ये इमरान खान को बंद किया, पाकिस्तान की सियासत उसको एलिमिनेट करने पे है। तो अब आप हिंदू इसमें भी आप बोलेंगे कि हिंदुस्तान का हाथ है, तो वो गलत बात होगी। तो आज की डेट में जितनी भी चीजें पाकिस्तान में होती हैं, वो उसके लिए वहां के पॉलिसी मेकर, वहां की सरकार जिम्मेदार है। बलूचिस्तान का मामला हो, चाहे सिंध का मामला हो, खैबर खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो, आप अपनी ही पॉलिसी द्वारा ग्रसित हैं। आप अपने ही लोगों की सुरक्षा नहीं देना चाहते। तो पाकिस्तान एक डिफिकल्ट स्थिति में गुजर रहा है। लेकिन अगर इमरान खान को कुछ हुआ या उनकी जान को उन्होंने उनको एलिमिनेट किया, तो पाकिस्तान बिल्कुल गृह युद्ध की स्थिति में चला जाएगा। जनमानस सड़कों पे आएगा। इसी इमरान खान को जब वो पकड़ने के लिए गए थे तो लोग कोर कमांडर के घर में घुस गए थे। फौज का भी खौफ खत्म हो गया था। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। तमाम मीडिया रिपोर्ट आ रही कि क्या क्या होने जा रहा है। और एक तो फोटो भी आपने देखा होगा जिसमें इमरान खान काले कपड़े का कुर्ता पहने हुए लेटे हुए और उनको बताया गया कि ही इज नो मोर, वो जिंदा नहीं है। तो इन अटकलों से को इस तरीके से हवा देने के बजाय वहां की सरकार को आगे आना चाहिए और ये जी। बताना चाहिए। हालांकि तहरीक इंसाफ पार्टी ने बोला कि वो जिंदा है, लेकिन तमाम तरीके की ये भी दूसरे पेज पे आता है कि वो जिंदा नहीं है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान अनसर्टेनिटी से भरा है।
और उनका इतिहास भी गवाह कि उन्होंने जुल्फिकार भुट्टो को भी एलिमिनेट किया था, उन्होंने बेनजीर भुट्टो को इलेक्शन कैंपेन के समय एलिमिनेट किया था, और इस तरीके की घटनाएं वहां ना कोई बड़ी बात नहीं। तो लिहाजा सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हो सकता है उनको एलिमिनेट कर दिया। उनका पास्ट हिस्ट्री बताता है कि इस तरीके की चीजों को, असीम मुनीर जो है ये खतरनाक आदमी है, इस आदमी को वॉच करने की जरूरत है। इसकी एम्बिशंस बहुत ज्यादा है। वो आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके अपने आप को पूरी तरीके से इम्यून कर रखा है, और साथ में जिस तरीके की उनकी हरकतें हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने को इम्यूनिटी हासिल की है, वो है आदमी को वॉच करने के लिए। ये एक खतरनाक स्थिति है। यस अंजू जी, सर आप कुछ बोल रही थी। सर यस सर ये खतरनाक स्थिति तो है, लेकिन एक बड़ा खतरा तो पाकिस्तान पर मंडरा ही रहा है ना। जैसे 4 अलग अलग इलाकों में बवाल मचा हुआ है, अपने ही लोगों पर ये बम फेंकवा देता है मुल्ला मुनीर। लेकिन अब अगर ये अगले 48 घंटे में इमरान खान के जिंदा होने के सबूत नहीं देते हैं, तो ये माना जाए कि 2 दिसंबर मंगलवार के दिन बहुत बड़ा बवाल वहां पर पाकिस्तान में हो सकता है, अडियाला जेल के बाहर। देखिए, इसकी आपकी आशंकाएं बिल्कुल सही है कि अडियाला जेल के पास तहरीके इंसाफ पार्टी और तमाम जनमानस वहां इकट्ठा होगा और एक तरीके का प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत दम नहीं दिखता, क्योंकि वहां की सेना अपने ही नागरिकों पे बर्बरतापूर्ण एक्शन करके, फायरिंग करके, आश्रु गैस छोड़ के, तमाम तरीके के रिप्रेसिव एक्शन के साथ उनको हटाया जा सकता है, फायरिंग की जा सकती है। उनके लिए जब जान माल का कोई मतलब ही नहीं है, तो इस वजह से मैं इस चीज से आशंकित हूं। अगर मार दिया गया है तो एक बहुत बड़ी उनके जमहूरियत को झटका लगेगा। एक तरीके से वहां क्वासी डिक्टेटरशिप आ जाती है। और जब आप जनमानस का उनका क्या, आप पहले बलूचिस्तान के लोगों को देख लीजिए, सिंध के लोगों को देख लीजिए, पीओके के लोगों को देख लीजिए। जब आप जनता के लिए है ही नहीं, उनके लिए बने ही नहीं है, तो इस तरीके का प्रोटेस्ट को वो आप दबा लेंगे, क्योंकि आपकी सेना डिसप्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल करता है। वो अपने नागरिकों के प्रति सेंसिटिव है ही नहीं। लिहाजा एक तरफ आप ट्रंप पीटते हैं कि आप देशभक्त हैं, लेकिन अपने देशवासियों के ऊपर ही गोली चलाते हैं। तो इन सारी चीजों का बहुत मतलब नहीं। जब डिक्टेटरशिप अंजू जी होता है, तो वो वहां पे कोई भी एक्शन किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए वहां की सेनाएं तैयार रहती हैं। और इतिहास गवाह है, उन्होंने ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट, ऐसे कई सारे रिप्रेजेंटेशन को कुचला है। और इमरान खान का अगर प्रोटेस्ट बहुत बड़ा होता है, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आगे आके बोलना चाहिए, और मंगलवार का इंतजार ना करके, क्यों आप उस डेडलाइन पे जाना चाहते हैं, उसके पहले ही उनकी सुरक्षा, उसके पहले ही उनका वीडियो जारी करिए, और उन सारे लोगों को एक मैसेज दीजिए कि नहीं, ये जिंदा है, सुरक्षित है, और उनको अगर हो सके तो लाइव मीडिया के साथ दिखाइए। तो ये एक बेहतर कदम होगा। उस दिन का इंतजार क्यों जिस दिन तबाही होनी है, उस दिन का इंतजार क्यों जब जन मानस सड़कों पे आना है। इसको अवॉइड किया जा सकता है। गुड सेंस तो यही कहता है, लेकिन वहां गुड सेंस का तो मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान में तमाम तरीके के आतंकवादी संगठन है, जिसको सरकार बढ़ावा देती है, आईएसआई बढ़ावा देती है, और असीम मुनीर जो है वो कहीं ना कहीं इमरान खान से उनकी पर्सनल कहीं ना कहीं इक्वेशन नहीं बैठता हुआ। वो अपने पर्सनल इश्यूज को यहाँ सेटल करना चाहते हैं, और साथ में एक बहुत बड़ा सबक इमरान खान को देना चाहते हैं। तमाम तरीके की रिपोर्टें बोलती हैं कि किस तरीके से उनको जेल में टॉर्चर किया जा रहा है, बेसिक नीड्स नहीं दी जा रही, उनको पेपर पढ़ने को नहीं मिल रहा, उनको अखबार नहीं मिल रहा है, वो आइसोलेशन में है। तो इस तरीके की चीजें एक पॉलिटिकल लीडर के साथ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी संभव है, असीम मुनीर कुछ भी कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, और सवाल ये भी उठता है ना कि ये जो 27वां संशोधन किया गया है, उसमें जो पावर ली गई है, अपने आप को अबव द लॉ दिखाया गया है कि उन पर किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चल सकता। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 2-2 जजों ने इस्तीफा भी दे दिया इसके लिए। तो किस बात का डर है मुल्ला मुनीर को? सवाल तो ये भी है ना सर, उसको क्या लग रहा है, कौन सा मुकदमा उसके खिलाफ ऐसा हो जाएगा जिस पर उसको फांसी लगाई जा सकती है? कोई तो बात होगी जिससे वो डरा हुआ है, और इसीलिए अपने लिए सब कुछ सेव करता जा रहा है कि वो सबसे बचा रहे। तो ये चीजें भी तो शक पैदा करती है ना मुल्ला मुनीर को लेकर, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसने कर दिया है इमरान खान को। देखिए, असीम मुनीर किसी भी एक्सटेंट तक कुछ भी कर सकता है, और उनके अगेंस्ट जाने वाले उन सारे लोगों को वो एलिमिनेट कर सकता है। क्योंकि वहां, मेरा कहने का मतलब है कि वहां डिक्टेटरशिप डायरेक्टली इनडायरेक्टली चल रहा है। और जहां तक इमरान खान का सवाल है, इमरान खान को वो जरूर जेल से बाहर नहीं आने देंगे जब तक वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हुए हैं या फील्ड मार्शल बने हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए,
कोई भी चीजें, कोई भी सत्ता परमानेंट नहीं होती है। असीम मुनीर अगर एक जगह पे है तो उनके साथ के लोग भी उनसे डिससेटिस्फाइड होंगे, वहां का एक फौज का तबका भी उनके साथ डिससेटिस्फाइड होगा, वहां पे तहरीके तालिबान जो है वो भी इनसे नाखुश होगा। तो तमाम तरीके की जो एक राइवल ग्रुप है वो हमेशा से एक्टिव रहता है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। और बड़ी बड़ी सत्ताएं बदल गई हैं जब जन समूह सड़कों पे आया है। तो आप कितनी भी फौज लगा लें, अगर फौज में एक तरीके का बटाव आ जाए या दो फैक्शन बन जाए तो वो उससे भी तमाम तरीके की चीजें अपोजिशन के फेवर में जाती भी दिख रही हैं। तो वहां पे अब आम नागरिकों को देखना होगा कि वो किस तरीके से अपने इस मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर को प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरीके से सेना के में भी दो हिस्से हो सकते हैं। जो एक वो हिस्सा होगा जो असीम मुनीर को चैलेंज करता हुआ दिखेगा, क्योंकि उनके पास असीमित पावर आ रखी है। तो अब उन जनरल्स का क्या होगा जो एक समय एम्बिशियस पाले हुए थे कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनेंगे, उनके हाथ में सत्ता आएगी, उनके हाथ में कोर कमांड आएगा, उनके हाथ में तमाम तरीके के डिवीजन की कमांड आएंगे। जब आप यहाँ एक परमानेंट डिक्टेटर टाइप आदमी बैठ जाएगा और जिसको कि लॉ से इम्यूनिटी मिली होगी, तो इस तरीके से एक रिसेंटमेंट धीरे धीरे शिमर करता है। हर एक आदमी के एम्बिशन है, और जब ये शिमरिंग जब बढ़ जाती है आगे तो उसमें फैक्शनलिज्म आ जाता है। जब फैक्शनलिज्म आ जाएगा तो असीम मुनीर जैसे कितने जनरल आएंगे और कितने जनरल चले जाएंगे, वहां पे सत्ता बदलेगी, इंसान बदलेंगे, तमाम तरीके के सबटाज हो सकते हैं, एलिमिनेशन हो सकता है, लीडरशिप में चेंज हो सकता है, कई सारी पॉसिबिलिटी है। तो एक तरफ तो उन्होंने शहबाज शरीफ को अपने काबू में कर रखा है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उनको डर है कि अगर इमरान खान जेल में रहे और पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो फिर से तहरीके इंसाफ पार्टी मेजॉरिटी में आ सकती है, और जिस दिन अमेरिका चाहेगा सत्ता परिवर्तन, वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और किसी भी पॉसिबिलिटी से वो रूल आउट नहीं करना चाहते। इमरान खान अगर फिर से पॉलिटिकल एरिना में एक बड़ी पावर उभर के आती है तो असीम मुनीर के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इन सारी डायनेमिक्स को समझते हुए असीम मुनीर पूरी तरीके से इस माइंडसेट बना चुके हैं कि इमरान खान को या तो जेल में ही रखना है या उनको एलिमिनेट कर देना है। अगर वो एलिमिनेट अभी नहीं हुए तो आगे आने वाले दिनों में जब इलेक्शन कैंपेन होगा या वो बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त, कहीं ना कहीं एलिमिनेशन के कई सारे प्रोसेस हैं उसको वो इंप्लीमेंट करते हुए दिखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो असीम मुनीर एक बड़ी जिहादी सोच वाला आदमी है। इसके ये अपने नागरिकों के लिए नहीं है, अपने पड़ोसियों के लिए नहीं है, रीजन में पूरी इनस्टेबिलिटी बना रखी है। और कहीं ना कहीं मैं अंजू जी, मैं हर बार बोलता हूं कि पाकिस्तान की स्थिति के लिए आज की डेट में ज्यादातर जिम्मेदारी अमेरिका ने इतना बड़ा शय दे रखा है कि ये देश अपने राह से भटक गया है। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से पाकिस्तान में अलग किस्म का इफोरिया है, अलग किस्म का एक उनको लगता है कि उनके हर काम को अमेरिका सपोर्ट करेगा। और असीम मुनीर 2 बार यूएस क्या चले गए, सेंटकॉम की मीटिंग क्या अटेंड कर लिया, वो अपने आप को इनविंसिबल मानने लगे। लिहाजा कहीं ना कहीं मैं अमेरिका को भी इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ, इस रीजन में इनस्टेबिलिटी के लिए और पाकिस्तान के हालात पे जो इस तरीके का वहां पे टर्मोइल और गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। सर, अमेरिका के शय पर तो सब कुछ हो रहा है, क्या अमेरिका को नहीं पता कि किस तरह से वहां के संविधान में संशोधन करके अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है? वो यूएन ह्यूमन राइट्स का जो अध्यक्ष है वो भी तो कह रहा है ना कि बहुत चिंता की बात है कि इतनी पावर कैसे आ गई, न्यूक्लियर बटन तक मुल्ला मुनीर ने अपने हाथ में ले लिया है। सर, क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता ये यूएन किसके इशारे पर नाचता है? आईएमएफ कैसे इतना सारा लोन दे देता है पाकिस्तान को? अमेरिका के कहने पर ही देता है ना, तो अमेरिका ही तो पाल रहा है मुल्ला मुनीर को। लेकिन सर, अभी उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि हम तो अफगानिस्तान पर हमला करने को तैयार थे, वो तो कतर ने हमको बचा लिया, हमको बताया कि ऐसा ना करें। हमारे 4000 सैनिक पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान से लड़ाई करते हुए मारे गए हैं। सर, इतना बड़ा कबूलनामा किया है उस देश के डिप्टी पीएम ने। देखिए, पाकिस्तान की जो इस रीजन में स्थिति है वो ये है कि उनकी किसी भी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, और जिस तरीके से उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, मेरा मानना है कि आज की डेट में वो एक शख्स है जो टाइम टू टाइम ऐसे स्टेटमेंट देता है जो कुछ ना कुछ फैक्चुअल होते हैं, काफी कुछ फैक्ट्स के नजदीक होते हैं। लेकिन वहीं शहबाज शरीफ के क्यों नहीं स्टेटमेंट आते हैं? वो पब्लिक ग्लेयर से कैसे बाहर है?
वो आप प्राइम मिनिस्टर हैं उस कंट्री के, आपकी जिम्मेदारी बनती कि ये अपने जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से सारे स्टेटमेंट कहलवा रहे हैं और अपने आप को आप बैक सीट पे ड्राइव कर रहे हैं, तो ये एक गलत स्थिति है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है अफगानिस्तान पे अटैक करने के लिए, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है अफगानिस्तान के अगेंस्ट कोई स्पेशल ऑपरेशन चलाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मुस्लिम वर्ल्ड का जो सपोर्ट है वो भी हाथ से छिटकता हुआ दिख रहा है। जो मुस्लिम देशों की जब लड़ाई है उसमें जब पाकिस्तान इतना एग्रेसिवली किसी की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे अटैक करेगा तो उसको बैक सीट देखना पड़ेगा, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, सारे के सारे मुस्लिम देश आज की डेट में पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते हैं। और एक ऐसी स्थिति में जब अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ रही है, वो रीबिल्डअप की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका का जो इंटरेस्ट पाकिस्तान में बना हुआ है वो मल्टीफेरियस है अंजू जी, उसको बड़े डिफरेंट डायनेमिक्स से समझने की जरूरत है। एक तो उसका इंटरेस्ट वहां के रेयर अर्थ मिनरल पे पड़ा हुआ है, दूसरा वो चाइना को चेक करता हुआ जा रहा है, क्योंकि सी पैक की वजह से चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान पे हावी हो रहा था, उसको भी उन्होंने चेक किया। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप का आई डू नॉट नो किस वजह से हिंदुस्तान के अगेंस्ट वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस को क्रिएट करना, और उसकी वजह सिर्फ यह है कि हिंदुस्तान, चाइना और रशिया का एक अलायंस वो देख रहे हैं, शायद एक दशक में वो स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये शंकाएं उनके दिमाग की गलत हैं, उनको रीड्रॉ करना पड़ेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली हिंदुस्तान के बरखलाफ, चाहे वो ट्रेड है, टैरिफ है, कॉमर्स है, डिप्लोमेसी है। आप रीड्रॉ करिए, और आपका जो असेसमेंट आपका भी गलत हो सकता है, आपके सेक्रेटरीज भी आपको गलत इंफॉर्मेशन या एक पर्सपेक्टिव में आपको एक इनपुट दे सकते हैं, आप उसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन जो आप पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हुए हैं उससे इस रीजन में पूरी तरीके से इनस्टेबिलिटी आ गई है, ये आपको मानना पड़ेगा। लिहाजा आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीड्रॉ करना पड़ेगा। पाकिस्तान एक अनरिलायबल कंट्री है, पाकिस्तान आज की डेट में उसके यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जिसके ऊपर यूएस को डिपेंड करना पड़े, एक्सेप्ट रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके एयरफील्ड का इस्तेमाल करते हैं, और यही अमेरिका चाहता है। इसी वजह से बगराम एयरफील्ड पे अपनी वो पहुंच बनाना चाहता है, अफगानिस्तान पे कंट्रोल रखना चाहता है, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में हालांकि उसकी पहुंच है, लेकिन वो फिर से उसको रीस्टैब्लिश करके कहीं ना कहीं रशिया को वो चेक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मेरा मानना। और अल्टीमेटली रशिया के पीछे ना पड़ के अमेरिका को अब चाइना को देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप रशिया के पीछे पड़ेंगे और चाइना के साथ टैरिफ में आप टैरिफ भी कम करने के लिए तैयार हैं, वहां पे आपकी पॉलिसी गलत होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपका रियल थ्रेट रशिया अब नहीं है, आपका रियल थ्रेट अब चाइना है। ये आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतने ही बेहतर होगी आपकी पॉलिसीज के लिए। लेकिन अब मैं आता हूं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का सिचुएशन मैडम बिल्कुल बुरी हालत में है। वो चाइना से भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन मनवाता है, अमेरिका से भी मनवाता है, और साथ में मिडिल ईस्ट कंट्री से तमाम तरीके की फंडिंग ले आता है। तो किसी भी पॉलिसी पे वो कंसिस्टेंट नहीं है। एक समय आएगा जब पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज होगा और उसके ऊपर इतने सारे क्लेमेंट होंगे कि उनका 4 स्टेट में डिवाइड होना या बाल्कनाइजेशन होना बिल्कुल तय हो जाएगा, क्योंकि वो अपने पब्लिक की नहीं सुन रहे हैं। अपने यहाँ कोई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं, कोई डोमेस्टिक नीड जो लोगों की होती है जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, सिक्योरिटी है, उसका कोई ख्याल नहीं। तो लिहाजा पाकिस्तान एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, ऐसा मेरा मानना है। सर, जो तमाशा जेनजी का हमने नेपाल में देखा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगले 48 घंटे में वही तस्वीर पाकिस्तान की फिर से हो सकती है। और दूसरा आप ये देखिए कि फिनलैंड जैसा कंट्री, यूरोपियन कंट्री, उसने तो अपना दूतावास बंद करने का ऐलान कर दिया कि हमें हमारा पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, ना सांस्कृतिक तरीके से, ना हमारा कोई ट्रेड है, इसलिए हम अपना दूतावास वहां पर क्यों खोले। वो तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहां से जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान से मेरा मानना है कि तमाम देश के दूतावास के जो हैं डिप्लोमेट्स, उनको वहां से निकल जाना चाहिए। स्थिति वहां ठीक नहीं। अगर जेंजी की स्थिति पाकिस्तान में बनती है तो देश चलेगा। अब मेरा मानना है कि देखिए, जो सीजन पॉलिटिशियन है उनके हाथ में कुछ रह नहीं गया है पाकिस्तान में। अब वहां की आम नागरिक, यंग यूथ जब सड़कों पे आएगा तो वो तमाम की सत्ताओं को पलट देगा, जैसा कि नेपाल और बांग्लादेश में हुआ। अब नेक्स्ट नंबर पाकिस्तान का, लिहाजा पाकिस्तान की जितनी भी फॉरेन एम्बेसी है उनको अपना बोरिया बस्तर बंद कर लेना चाहिए, वहां से निकल जाना चाहिए। अगर इमरान खान की हत्या हुई है या होने वाली है, आगे होगी, तो पाकिस्तान भी इसी तरह जलेगा।
कोई भी वहां सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका इमरान खान के साथ, और इमरान खान को जिस तरीके से एलिमिनेट किया गया, जिस तरीके से उसको जेल में डाला गया, वो कॉज ऑफ कंसर्न है। तमाम पॉलिटिकल लीडर वहां आए, उन किसी का जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी, जियाउल हक का मिस्टीरियस तरीके से हवाई जहाज का दुर्घटना हुई, और इस तरीके की तमाम घटनाएं इतिहास से भरी हुई हैं उनके देश में। लिहाजा मेरा मानना है कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही गंभीर है। लिहाजा फिनलैंड जैसा छोटा देश, समझदार देश ने एक टाइमली एक्शन लिया है। इससे बाकी देशों को भी सबक सीखना चाहिए। अपनी एम्बेसी बंद करिए, इस देश के साथ अपने नाते रिश्ते तोड़िए, अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाइए और इनको आइसोलेट करिए। ये आइसोलेशन चाहिए, और अमेरिका इसमें बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। तो मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की पॉलिसी को रीवर्कआउट करना चाहिए। जिस ट्रेंड पे वो चल रहे हैं वो गलत है। अगर पूरे विश्व के सारे देश उनसे अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं तो पाकिस्तान अपने आप ही धरातल पे आ जाएगा। और अमेरिका को देखना चाहिए कि आप इतने बड़े प्रोपोनेंट बनते हैं डेमोक्रेसी के, बोलते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जहां भी डिक्टेटरशिप आप उसके अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामले में आप चुप हो जाते हैं। यही आपकी दोहरी नीति को दिखाता है। लिहाजा पाकिस्तान से आप अपना सपोर्ट विड्रॉ करें, पाकिस्तान में जमहूरियत लाने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, और इमरान खान जैसे लीडर जो जेलों में बंद है उनको रिलीज करा के एक नई व्यवस्था लाएं। आज की डेट में असीम मुनीर क्यों 27th अमेंडमेंट किया, क्यों उनको असीमित पावर चाहिए, क्यों उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनना है, क्यों आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के वो सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं? तो मकसद एक है, एक डिक्टेटरशिप लाना, अपने तरीके से चीजों को रन करना, और अमेरिका ने असीम मुनीर को ही पकड़ रखा। लिहाजा सारे रिसोर्सेज केयर ऑफ अमेरिका आज की डेट में हो रखे हैं। तो ओवरऑल स्थिति गंभीर है। लिहाजा फिनलैंड के को जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया, बाकी देशों को भी इसी तरीके के एक्शन लेने चाहिए। सर, जो मुनीर है वो तो वैसे भी ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल था। आप याद कीजिए कैसे स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। तो मुनीर को पाकिस्तान में बनाकर रखना, पावरफुल बनाकर रखना, अमेरिका को अपने फायदे का सौदा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि भारत के लिए एक मुसीबत हमेशा से खड़ी करके रखी जाए पाकिस्तान में। देखिए, अमेरिका की बात यह है कि अमेरिका पे जिस कंट्री ने ट्रस्ट किया उसने धोखा खाया। आज की डेट में अमेरिका की सारी बातों पे विश्वास करना बिल्कुल गलत होगा। मेरा मानना है कि आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से टाइम टू टाइम स्टैंड लेना चाहिए। पाकिस्तान ये गलत फहमी में है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर को बहुत चाहते हैं, या शाहबाज शरीफ को बहुत चाहते हैं, या पाकिस्तान के हितैषी हैं। बिल्कुल गलत लाइन पे हैं। जब हिंदुस्तान जैसे देश के साथ उन्होंने 50% टैरिफ लगा रखा है, और इतने बड़े मित्रता और इतना बड़ा समूह जो क्वाड का बनाया था, इंडो पैसिफिक रीजन बनाया था, हमारी डिफेंस डील की थी, इन सारों को दरकिनार कर देते हैं और 50% टैरिफ लगा के इस रीजन को इनस्टेबल बना देते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान कब तक उसके सहारे चल सकता है। हो सकता है कि चाइना और अमेरिका के इंटरेस्ट इतने क्लैश करें कि पाकिस्तान ही टूट जाए। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी पॉलिसी गलत है सारी की सारी। पहले एंटी इंडिया पॉलिसी चलती रही, फिर डोमेस्टिक आपने प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दिया, आप हमेशा मुस्लिम वर्ल्ड के पीछे चलते रहे, और अब अमेरिका की गोद में जाके बैठे हुए हैं, जबकि आपके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे कि आप तमाम तरीके की एफडीआई यहां बुला सकें और तमाम तरीके के इन्वेस्टमेंट करके इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। तो ओवरऑल आप हमेशा चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे, कोई आपका लोन दे, लेकिन असीम मुनीर देखिए कोई परमानेंट है नहीं। इट इज अ मैटर ऑफ 2-4 साल आगे पीछे। 2-4 साल आपने रूल किया, अपने अपनी चीजों को अपने मनमानी तरीके से किया, लेकिन कब चीजें बदल जाएंगी इसका अंदाजा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अगले 3 साल के बाद वो भी बदल जाएंगे, वहां के भी प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। तो लिहाजा आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे सोचना पड़ेगा। देश की जो व्यवस्था है वो काफी परमानेंसी की तरफ चलती है, शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट पे ना जाए। तो आगे आने वाले दिनों पे अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप अमेरिका के साथ तो खड़े हुए नहीं दिखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अमेरिका उन्हीं की इज्जत करता है जिसके पास पावर है, जिसके पास ट्रेड है, जिसके पास कॉमर्स है, जिसके पास स्किल है, और आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा ये बड़ा मोमेंटरी फेज है जो कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा।
सर, भारत के सारे पड़ोसियों को अगर देखें, बांग्लादेश में अलग बवाल मचा हुआ है। नेपाल को देखिए, पता नहीं क्या हो गया, वहां पर तो कार्यवाहक सरकार है लेकिन वहां पर भी 100 रुपए के नोट पर जिस तरह से 3 जगहों को जो भारत के इलाके हैं अपने क्षेत्र में दिखाने का एक नया ड्रामा कर दिया है, वो आप देखिए। चाइना को देखिए कैसे अरुणाचल प्रदेश की नागरिक है हमारी, उनको लेकर बवाल कर दिया शंघाई एयरपोर्ट पर, और अब पाकिस्तान जल रहा है। तो भारत को तो इन सब पर बड़ी पैनी नजर रखने की जरूरत है। चीन के साथ भारत के रिश्ते बड़े अच्छे हो रहे थे ट्रेड के हिसाब से, लेकिन अगर चीन ये सब तमाशे कर रहे हैं सर, तो उस पर तो बिल्कुल भी क्या कतई भरोसा नहीं कर सकता भारत। देखिए, आज के दौर में अगर आप नेबर देखें तो हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम है। हालांकि हिंदुस्तान ने नेबर फर्स्ट की पॉलिसी बना रखी है, तमाम तरीके के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करते हैं, तमाम तरीके का अंडर प्रिविलेज जो कंट्रीज हैं उनके हकों की हम बात करते हैं, और साथ में जो हैव और हैव नॉट का जो डिवाइड है उसको हम ब्रिज करने की कोशिश करते हैं। सारी सारी चीज पॉजिटिविटी होने के बाद भी हमारा नेबरहुड देखिए कैसे चल रहा है। हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें इसलिए नहीं होती कि हमारे यहाँ लीडरशिप स्ट्रांग है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है, और हिंदुस्तान एक सशक्तिशाली देश है। उसमें ना तो अमेरिका इंटरफेयर कर सकता है, ना रूस कर सकता है, ना चाइना है। तो आपने अपने आप को, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग होने की वजह से हिंदुस्तान इंसुलेटेड है, लेकिन बाकी कंट्रीज में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लीडरशिप लैक करता है, कोई रिसोर्सेज नहीं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है नहीं। तो पाकिस्तान का तो आपने हाल देखा ही। नेपाल में भी हुआ, कभी ओली, कभी प्रचंड, कभी कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट, कभी नेपाली गवर्नमेंट की म्यूजिकल चेयर बना रखा तो जेंजी सड़कों पे आए, उन्होंने व्यवस्था बदल दी। लेकिन नेपाल के जितने मार्क्सिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी, उनका एलिनिएशन मासेस से हो रखा, और वो अलाइन अपने आप को चाइना के साथ करते हैं। जब चाइना के साथ करते हैं तो चाइना वो हर कोशिश करेगा जिससे कि वो हिंदुस्तान को कॉर्नर कर सके, और हिंदुस्तान और नेपाल के जो रिलेशन इतने प्रगाढ़ हैं, इतने मजबूत है, उसको डेंट किया जा सके। उसके लिए उन्होंने लिपु लेक का मामला निकाला, उसके लिए उन्होंने काला पानी निकाला, उसके लिए आपने लिम्पिया धुरा का मामला निकाला, और इन तीनों इलाकों पे नेपाल का एक क्लेम कर दिया कि ये तीनों इलाके नेपाल के हैं, जबकि एक्चुअल में ये हिंदुस्तान द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है उत्तराखंड में। लेकिन इस तरीके की एक व्यवस्था बनाया और नया मैप जारी कर दिया, नोटों पे छपवा दिया। तो ये एक सुनियोजित प्लान है जिसके तहत नेपाल ने काम किया। और उस समय देखिए केपी ओली की सरकार इस तरीके की उन्होंने हरकतें की, रिजल्ट क्या निकला, मासेस ने आपको निकाल दिया। और अब जो वहां की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कराएगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो लेट्स सी किस तरीके की गवर्नमेंट आती है। लेकिन चाइना देखिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, बीआरआई का प्रोजेक्ट चलाता है, और तमाम तरीके के इंसेंटिव और इन्वेस्टमेंट और लोन द्वारा सारे छोटे कंट्रीज को हिंदुस्तान के बरखिलाफ खड़ा करता है। तो आज की डेट में देखिए, जब केपी ओली हुए तो सबसे, जब उन्होंने शपथ ली तो चाइना चले गए, जबकि ट्रेडिशन है कि वो सबसे पहले वो हिंदुस्तान आते हैं। लेकिन ये सारी चीजें चाइना का गेम प्लान है। सेम चीज आप बांग्लादेश में देख लीजिए, कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन चाहे सेंट मार्टिन आइलैंड की वजह से हुआ, चाहे अमेरिका ने किया, लेकिन आज की डेट में आईएसआई प्रिडोमिनेंट है, पाकिस्तान से उनके रिलेशन है, चाइना तमाम तरीके के इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। वही हाल म्यांमार और श्रीलंका एंड मालदीव। तो एक तरीके से हिंदुस्तान को पूरा इंसर्कलमेंट करने की कोशिश की है। लेकिन हिंदुस्तान एक मजबूत देश है। अंजू जी, मैं आपके दर्शकों को एश्योर करना चाहता हूं कि तमाम नापाक कोशिशों के बावजूद हिंदुस्तान सशक्तशाली है। किस तरीके से अपनी बॉर्डर की सुरक्षा करना है, कैसे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है, कैसे अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रदान करना है, और कैसे अपना वर्चस्व विश्व में बनाए रखना है। एक क्रेडिबल स्टेट है, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान। तो इन सारे चीजों के पीछे आता है हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक पॉलिटिकल लीडरशिप। उन सारी चीजों को अगर आप एक साथ रखेंगे तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सजग रहना है, क्योंकि हमने हमेशा नेबर्स को प्रायोरिटी दी है। हम उनके प्रॉस्पेरिटी और उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो लिहाजा हम चौकन्ने हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है। जिस तरीके से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का इंडिजिनाइजेशन हुआ है डिफेंस प्रोडक्शन में, वो भी काबिल तारीफ है। तमाम तरीके का हम अपनी सुरक्षा, हम अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं,
और 2047 तक हिंदुस्तान डेवलप्ड नेशन बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और तमाम वो देश जो छोटी छोटी राजनीति में लगे वो पिछड़ते जाएंगे। लिहाजा हम उनके रेस्क्यू के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को हम मेंटेन रखेंगे। लिहाजा इन सारे देशों को सतर्क रहना चाहिए और एक रोल मॉडल लीजिए हिंदुस्तान का और उस नक्शे कदम पे चलिए, तो आप यहाँ भी प्रॉस्पेरिटी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। भारत चिंतित नहीं है, सजग है, नजर रखे हुए है, लेकिन चिंता की घड़ियां तो अब मुल्ला मुनीर के लिए है। अगले 48 घंटे बहुत चैलेंजिंग होने वाले पाकिस्तान के लिए। मंगलवार को देखते हैं वहां पर क्या कुछ होता है, लेकिन मुल्ला मुनीर को अपने बचने का रास्ता तो तलाशना ही पड़ेगा। पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छिप गया था, अब क्या पता बुर्का पहनकर अमेरिका की तरफ भाग निकले। कुछ भी कर सकता है मुल्ला मुनीर सर। लेकिन आपने सर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू अंजू जी, जय हिंद।